नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल धर्म ध्वज पर। राशियों को जानने समझने का विषय पिछले 2 एपिसोड से चल रहा है और आज भी हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज के इस 11वें एपिसोड में हम तत्वों के आधार पर राशियों के विभाजन की बात करेंगे। हिंदू धर्म में मानव शरीर और समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले तत्वों को पंच तत्वों या पंच महाभूतों की संज्ञा में बांटा गया है। इन 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को लिया गया है। इन पंच तत्वों के बारे में ऐसी मान्यता है कि मानव शरीर मृत्यु के बाद और ब्रह्मांड महाप्रलय के बाद इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तत्वों के आधार पर राशियों का विभाजन किया गया है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि इन 4 तत्वों को तो राशियों के मामले में लिया गया है, लेकिन 5वें तत्व आकाश तत्व को राशि विभाजन से बाहर रखा हुआ है। अब आकाश तत्व को क्यों राशि विभाजन में नहीं लिया गया, इसके बारे में कहीं पर भी कोई स्पष्ट व्याख्या तो नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी शायद क्योंकि नक्षत्र जो है वो मूल रूप से भारतीय ज्योतिष का विषय है, ठीक उसी प्रकार राशि अर्थात जोडिक साइन जो है वो पाश्चात्य यूनान अथवा बेबीलोन सभ्यता का विषय रहा है। इसलिए क्योंकि वहां पर मूलतः पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि इन्हीं 4 तत्वों को लिया जाता है और 5वें तत्व आकाश तत्व को जो है वो छोड़ा हुआ है। इसी आधार पर शायद राशि विभाजन जब तत्वों के आधार पर किया जाता है तो केवल 4 ही तत्वों को लिया गया है। इसके अलावा वैदिक ज्योतिष में राशियों का वर्गीकरण सरल और प्रायोगिक रखा गया है ताकि ये कुंडली विश्लेषण में सहयोगी रहे। इसलिए 12 राशियों का 4 तत्वों में वर्गीकरण करना 5 तत्वों में वर्गीकृत करने से ज्यादा आसान प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ पर शायद 4 तत्वों को लिया गया है और 5वें तत्व आकाश तत्व को जो है वो छोड़ दिया गया है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि यदि 4 ही तत्व लेने थे तो बाकी किसी अन्य तत्व को क्यों नहीं छोड़ा गया और आकाश तत्व को ही इस वर्गीकरण से क्यों बाहर किया गया। इसका कारण जो समझ में आता है वो शायद ये है कि भारतीय दर्शन में आकाश तत्व को बहुत सूक्ष्म, सर्वव्यापी और अमूर्त माना जाता है। इस कारण ये बाकी के 4 तत्वों का क्योंकि मूल आधार है और सभी तत्वों को इसने अपने अंदर समाहित किया हुआ है, इसलिए आकाश तत्व को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा आकाश तत्व का संबंध क्योंकि अध्यात्म से है, क्योंकि शून्यता से है और क्योंकि चेतना से माना जाता है, जो ग्रहों और राशियों के भौतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से सीधे तौर पर मेल नहीं खाता है। इसलिए आकाश तत्व को जो है वो राशि विभाजन के अंदर नहीं लिया गया है। बहरहाल अब राशियों के सीधे वर्गीकरण पर आते हैं तो हम लोग सबसे पहले एक तरफ 4 तत्वों के नाम लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर अग्नि, दूसरे नंबर पर पृथ्वी, तीसरे पर वायु और चौथे नंबर पर हम जल को लिखेंगे। इसी क्रम से लिखने पर अब हम सबसे पहले चर, अचर और द्विस्वभाव राशियों को विभाजित करने वाले तरीके की तरह इन तत्वों के आगे क्रमवार राशियों के अंकों को अर्थात उनके क्रमों को लिखना शुरू करेंगे। ऐसा करते हुए हम सबसे पहले अग्नि तत्व के आगे 1, पृथ्वी के आगे 2, वायु के आगे 3 और जल के आगे 4 नंबर लिखते हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है 1 यानी मेष राशि अग्नि तत्व की, 2 अर्थात वृष राशि पृथ्वी तत्व की, 3 यानी मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की और 4 अर्थात कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। इसी प्रकार जब हम 4 के अंक के बाद दोबारा अग्नि तत्व के आगे 5 अर्थात सिंह राशि, पृथ्वी के आगे 6 अर्थात कन्या राशि, वायु के आगे 7 अर्थात तुला और जल के आगे 8 अर्थात वृश्चिक लिखते हैं, इसके बाद फिर से हम अग्नि तत्व के आगे 9 अर्थात धनु राशि, पृथ्वी तत्व के आगे 10 अर्थात मकर राशि, वायु तत्व के आगे 11 अर्थात कुंभ राशि और जल तत्व के आगे जो है 12 अर्थात मीन राशि को लिखते हैं। 12 की 12 राशियां लिखने के बाद हम ये पाते हैं कि पहली राशि मेष, 5वीं राशि सिंह और 9वीं राशि धनु अग्नि तत्व की राशियां हैं, जबकि दूसरी राशि वृष, 6ठी राशि कन्या और 10वीं राशि मकर जो है वो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इसी प्रकार तीसरी राशि मिथुन, 7वीं राशि तुला और 11वीं राशि कुंभ वायु तत्व की राशियों में सम्मिलित है, जबकि चौथी राशि कर्क,
8वीं राशि वृश्चिक और 12वीं राशि मीन जो है वो जल तत्व की राशि मानी गई है। इसके अलावा चर, अचर और द्विस्वभाव राशियों की तरह जब हम इन चारों तत्वों में आई हुई राशियों के क्रमांकों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सभी तत्वों में आई हुई राशियों के क्रमांकों में 4-4 की संख्या का अंतर है। अर्थात अग्नि तत्व के सामने लिखे हुए अंकों 1, 5 और 9 के अंकों में 4-4 की संख्या का अंतर है, तो पृथ्वी तत्व के सामने लिखे हुए 2, 6 और 10 के अंकों में भी 4-4 की संख्या का ही अंतर है। और 4-4 की संख्या का यही अंतर हम वायु तत्व के आगे लिखे हुए अंकों 3, 7 और 11 में भी देखते हैं, और आगे यही अंतर हमें जल तत्व की राशियों के आगे लिखे अंकों 4, 8 और 12 के अंकों में भी देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अग्नि तत्व के तहत आने वाली पहली, 5वीं और 9वीं राशि अर्थात मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों में ऊर्जा, उत्साह, साहस और प्रेरणा भरी होती है। ये राशियों वाले लोग नेतृत्वकारी, आत्मविश्वास से भरे हुए और गतिशील अर्थात डायनामिक होते हैं। ये लोग जोखिम लेने वाले और नई शुरुआत करने में माहिर होते हैं। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी तत्व को देखते हैं तो पृथ्वी तत्व के अंदर आने वाली राशियों वाले जातक जो हैं उनमें स्थिरता, व्यवहारिकता और बौद्धिकता होती है। पृथ्वी तत्व की राशियां धैर्यवान, व्यवस्थित और मेहनती होती हैं। इनका ध्यान भौतिक और दीर्घकालीन लक्ष्यों पर ज़्यादा होता है। पृथ्वी तत्व की राशि वाले लोग विश्वसनीय, जिम्मेवार और वास्तविकता से जुड़े हुए लोग होते हैं। अपने नाम के अनुरूप वायु तत्व की राशियां बुद्धि, संचार और सामाजिकता का प्रतीक मानी गई हैं। ये राशियां सामाजिक, जिज्ञासु और विचारशील होती हैं। इनका ध्यान विचारों और संबंधों पर होता है। ये राशियां लचीले स्वभाव की यानी फ्लेक्सिबल, बौद्धिक और नवाचार अर्थात इनोवेटिव आइडियाज वाली होती हैं। इसी प्रकार जब हम जल तत्व की राशियों की विशेषताओं पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि जल तत्व भावनाओं अर्थात इमोशंस और संवेदनशीलता अर्थात सेंसिटिविटी लिए हुए होते हैं। अब हम एक बार दोबारा इन चारों तत्वों की राशि की उस सारिणी को, उस टेबल को देखते हैं जहां हमने इन चारों तत्वों में सभी 12 राशियों को वर्गीकृत किया था, और इसके साथ ही हम इसकी तुलना उस सारिणी से करेंगे जिसे हमने अपने पिछले एपिसोड यानी 10वें एपिसोड में चर, अचर और द्विस्वभाव राशियों के आधार पर जो वर्गीकरण किया था उसके आधार पर इसकी तुलना करने की कोशिश करते हैं और कुछ नतीजे निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ अग्नि, पृथ्वी और वायु जल की राशियों के तहत हमने अग्नि तत्व में पहली, 5वीं और 9वीं राशि को लिया था, इसलिए अग्नि तत्व के आगे हम 1, 5 और 9 की संख्या को लिखते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व की राशियों में हमने दूसरी, छठी और 10वीं राशि को लिया था, इसलिए हम वहां पर 2, 6 और 10 लिखते हैं। वायु तत्व में हम 3, 7 और 11 लिखते हुए इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर मिथुन, तुला और कुंभ राशि को लिया गया है, जबकि जल तत्व में हमने चौथी, 8वीं और 12वीं राशि को लिया है। यानी जल तत्व में जो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और अंतिम 12वीं राशि मीन को लिया गया है। इसके बाद अब हम एक बार दोबारा चर, अचर और द्विस्वभाव राशियों के चार्ट को भी देख लेते हैं, जिसमें हमने चर राशियों में पहली, चौथी, 7वीं और 10वीं राशि को लिया था। अचर राशि में हमने दूसरी, छठी, 8वीं और 11वीं राशि को लिया था, जबकि द्विस्वभाव राशि में हमने तीसरी, छठी, 9वीं और 12वीं राशि को लिया था। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अग्नि तत्व में सम्मिलित पहली राशि मेष जो है वो एक चर राशि है, जबकि इसी तत्व की अगली राशि सिंह राशि है जो कि राशि तालिका की 5वीं राशि है, जो स्वभाव के आधार पर एक अचर राशि है, और तीसरी राशि 9वीं राशि धनु जो है वो एक द्विस्वभाव राशि है। यानी स्वभाव के आधार पर हमने पिछले एपिसोड में जिस आधार पर अर्थात स्वभाव के आधार पर जो हमने 12 राशियों को चर, अचर और द्विस्वभाव राशियों में बांटा था, उन तीनों ही राशियों को जब हम चारों तत्वों के आधार पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि अलग अलग तीनों स्वभाव की राशियां एक ही तत्व अग्नि तत्व के अंतर्गत आ रही हैं। और यहाँ पर कमाल ये है कि ये सिलसिला, ये संबंध केवल अग्नि तत्व की राशि के लिए नहीं है, बल्कि बाकी के तीनों तत्वों पृथ्वी, वायु और जल के लिए भी यही संबंध हमारे सामने आता है। आइए एक बार बाकी बचे हुए तीनों तत्वों का चर, अचर और द्विस्वभाव वाला संबंध यहाँ पर हम देख लेते हैं।
जब हम पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आने वाली तीनों राशियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी तत्व में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि जो है वो एक अचर राशि है, जबकि इसी श्रेणी में अगली राशि 6 नंबर की राशि कन्या राशि जो है वो एक द्विस्वभाव राशि है, और 10वीं राशि अर्थात मकर राशि जो है वो एक चर राशि है। अर्थात यहाँ पर भी तीनों की तीन राशियां जो हैं चर, अचर और द्विस्वभाव जो है वो एक ही श्रेणी अर्थात पृथ्वी तत्व की श्रेणी में आती है। आगे वायु तत्व में आने वाली तीसरी राशि मिथुन एक द्विस्वभाव राशि है, 7वीं राशि तुला एक चर राशि है, और 11वीं राशि कुंभ एक अचर राशि है। यहाँ जल तत्वों में भी हम चर, अचर और द्विस्वभाव की तीनों ही राशियों को देखते हैं। और अंत में जब हम जल तत्व के तहत आने वाली राशियों पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि चौथी राशि कर्क राशि एक चर राशि है, जबकि 8वीं राशि वृश्चिक एक अचर राशि है, और इसी श्रेणी में आने वाली तीसरी राशि 12वीं राशि जो कि अंतिम राशि है वो मीन स्वभाव जो है द्विस्वभाव राशि मानी गई है। यानी जो बात मैंने पहले बताई कि चारों तत्वों के आधार पर राशियों के साथ किए गए वर्गीकरण का उनके स्वभाव के साथ किए गए वर्गीकरण के साथ गहरा संबंध है, इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि चारों ही तत्वों में चर, अचर और द्विस्वभाव वाली राशियों का समावेश है। इसी प्रकार अग्नि तत्व और वायु तत्व के अंतर्गत आई हुई सभी राशियां क्योंकि विषम राशियां हैं, इसलिए इन तत्वों को विषम राशि वाले तत्व या क्रूर या पुरुष राशि वाले तत्व की राशियां भी कहा गया है। इसके विपरीत पृथ्वी तत्व और जल तत्व के तहत आने वाली राशियां सम राशियां या सौम्य राशियां या स्त्री राशियां भी कही गई हैं। हालांकि अभी हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन अभी फिलहाल तक जो कुछ भी हमने सीखा है, जो जाना है और जो ये वर्गीकरण हमने यहाँ पर किया है, इस वर्गीकरण के आधार पर राशियों की म्यूचुअल कनेक्टिविटी के जो फैक्ट हमारे सामने आए हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का फलित करते हुए हमें उसकी लग्न राशि, लग्न के स्वामी के ग्रहों, लग्न और भाव में बैठे हुए ग्रहों, अलग अलग आधार पर किए गए राशियों के वर्गीकरण के आधार पर निष्कर्ष निकालने होते हैं। और फिलहाल राशियों के आधार पर किया गया ये वर्गीकरण जो हमने सम और विषम को लेकर के किया, जो हमने चर, अचर, द्विस्वभाव अर्थात स्वभाव के आधार पर जो वर्गीकरण किया, और आखिर में जो हमने तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया, ये वर्गीकरण उन लोगों के उस प्रश्न का उत्तर है कि राम और रावण, कृष्ण और कंस का स्वभाव और जीवन यापन एक जैसा क्यों नहीं था। अर्थात केवल नाम के आधार पर या केवल राशियों के आधार पर किसी के भी स्वभाव के बारे में निर्णय लेना बिल्कुल भी सरल नहीं होता। ये एक जटिल और बहुत ध्यान से सीख कर उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कला है। हालांकि अभी राशियों का विषय पूरा नहीं हुआ, लेकिन चारों तत्वों के आधार पर राशियों के वर्गीकरण की बात फिलहाल यहाँ पर पूरी हुई है। राशियों के बारे में आगे हम थोड़ा और जानेंगे आगे के एपिसोड में, लेकिन फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।